नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब ये आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि मैं सोच रही बीच बीच में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी कराते चलूँ, बीच में क्वेश्चन भी, जिससे कि एक आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ अभी हमारा मतलब कौन सी साइड अभी भाषा वाली या साहित्य वाली या व्याकरण वाली कौन सी मतलब अभी साइड हमें अच्छे से और देखनी, कहाँ हमारी कमजोरी है। प्रैक्टिस सेट करने से यही चीज़ें समझ में आती कि कौन सी चीज़ अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, स्टार्ट करते अपनी क्लास। और आपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, मात्र देह नहीं औरत स्त्री विमर्श की लेखिका है। तो मात्र देह नहीं औरत स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है? तो ये रचना किसकी है? ये है ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा, मृदुला सिन्हा की। किसकी है? मृदुला सिन्हा की है ये जैसे एक इसमें दे रखा ना, स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श का मतलब ये होता है एक तरह से, मतलब विमर्श का मतलब तो चिंतन से लगा लो। जैसे स्त्री के बारे में एक चिंतन, जो मतलब सबसे ज़्यादा जैसे अगर उसमें पूछते हैं ना लेखक में, लेखिकाओं ने तो लिखा, तो लेखकों में सबसे ज़्यादा स्त्री विमर्श में योगदान दिया वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा घोषित करने के बाद कब हिंदी के स्थान पर उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया? तो जो 1936 ईस्वी में हिंदी को अदालती भाषा मतलब घोषित करने के बाद, मतलब उसके बाद उर्दू को अदालती भाषा घोषित किया गया, कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा, 1937 में। हिंदी बंगभाषी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है? तो हिंदी बंगभाषी को भाषा गढ़ने की टकसाल किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा, प्रेमघन ने। किसने कहा? प्रेमघन ने। और ये जो हिंदी बंगभाषी पत्र था ये, और ये पत्र किसका था? समाचार पत्र था ये बंगभाषी जो था, और ये अमृतलाल चक्रवर्ती का था। अमृतलाल चक्रवर्ती का। ठीक है। नया ज्ञान उदय के वर्तमान संपादक कौन है? तो नया ज्ञान उदय के वर्तमान संपादक कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें से ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा? ये ए होगा, रविंद्र कालिया। इसमें ये भी पूछ लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, जैसे इसमें ये दे रखे हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये इन्होंने जैसे कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किया था कोहिनूर का। ठीक है, पत्रिकाएं अच्छे से देख लेना, एक न एक क्वेश्चन इनसे आता है। कोहिनूर। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, और प्रताप नारायण मिश्र ने कहा था, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण। ये दोनों पत्रिकाएं बहुत पूछी जाती हैं। हिंदी प्रदीप। श्याम सुंदर दास का सरस्वती पत्रिका। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। इसमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अंगद का पाव। अंगद का पाव किसका निबंध है? ये श्री लाल शुक्ल का निबंध है। श्री लाल शुक्ल का निबंध है। किसका? श्री लाल शुक्ल का निबंध। एक स्त्री का विदा गीत। एक स्त्री का विदा गीत ये कहानी की लेखिका है। तो ये कहानी किसकी है? तो इसमें ऑप्शन हमारा दो सही होगा, मृणाल पांडे। निम्न में कौन सा लघु कथा का रूप नहीं है? इसमें से लघु कथा का रूप कौन सा नहीं है? तो इसमें यह है, मैं एक बेरोजगार आदमी। तो इसमें ऑप्शन डी है जो नहीं सही है। वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। तो वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन किस आलोचक का है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रामविलास शर्मा का है। ये कथन बहुत पूछे आते हैं एग्जाम में। तो ये कथन किसका? कि वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। तो ये रामविलास शर्मा का। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तो ये कथन किसका है? तो कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी। बिनु सतसंग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग।
ये रामचरितमानस के किस कांड से ली गई हैं पंक्तियाँ, ठीक है, किससे ली गई हैं पंक्तियाँ, रामचरितमानस से। और रामचरितमानस के भी कौन से कांड से ली गई हैं, तो ये उत्तर कांड से पंक्तियाँ ली गई हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। इनके क्रम पूछते हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड और लंका और उत्तराखंड, ठीक है। इस तरह से ये कितने 7 कांड हैं। और इसमें पूछते हैं 5वां कांड कौन सा है, तो 5वां कांड सुंदरकांड है। और सुंदरकांड के नायक कौन है, हनुमान जी हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं, तो चौथे सप्तक में संकलित कवियत्री कौन सी हैं। अब इसमें कवियत्री जो दे रखी हैं, ये पहले तो कितने सप्तक थे, 4 सप्तक थे, ठीक है। 4 सप्तक में से जो तार सप्तक था उसमें कवियत्री नहीं थी, तो बचे 3। तो 3 में कौन कौन सी थी, शकुंतला माथुर थी, सुमन राजे थी और कीर्ति चौधरी थी। शकुंतला माथुर जो थी वो कौन सी की थी, ये दूसरी की थी, तार सप्तक की। और कीर्ति चौधरी किसकी थी, कीर्ति चौधरी तीसरे की। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हुआ, 2, सुमन राजे। तो चौथे सप्तक की कवियत्री कौन थी, सुमन राजे थी। अब पूछ ले तार सप्तक में कितनी कवियत्री थी, तो कुल मिला के 3 थी ये। अरे इनका संपादन काल अच्छे से देख लेना, जैसे 1943, तो 1900 तो आगे लगेगा, तो इस तरह से याद करने रहना, 43, 51, 59 और 79, 79, ठीक है। इस तरह से इनका क्रम याद कर लेना, जो इनका मतलब सन पूछ लेते हैं। चारों का संपादन किसने किया था, आज्ञे ने किया था। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो ब्रजभाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर और एक सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है। ये ऐसे थे जो आधुनिक काल में, जिस टाइम मतलब गद्य की भाषा भी मतलब खड़ी बोली बन गई थी, उस टाइम भी ये मतलब ब्रजभाषा में लिख रहे थे। महादेवी वर्मा का जाग तुझे दूर जाना गीत हमें प्रेरित करता है, तो महादेवी वर्मा का गीत है जाग तुझे दूर जाना है, गीत प्रेरित करता है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं, तो इस साखी में इसका आंसर हमारा क्या सही होगा, तो इसमें हमारा होगा आत्मा और परमात्मा। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंदी भाषा नामक पुस्तक किसकी है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हरदेव बहारी। ये बिहारी लिख रहे हैं, गलत है, तो ये है बहारी, हरदेव बहारी की पुस्तक है ये, हिंदी भाषा। उत्तर प्रदेश में आल्लाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है, तो आल्लाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है, तो वह है परमाल रासो या आल्लाखंड। ये जगनिक की रचना है और ये कहाँ गाया जाता, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। और कब गाया जाता, वर्षा ऋतु में। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, इसमें से रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, कौन से नहीं है, तो सेनापति नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि बोधा, आलम, ठाकुर, दुष्देव और घनानंद, ये कैसे हैं, रीति मुक्त कवि हैं। रीति काल में 3 तरह की धाराएं थी, जैसे रीतिवाद, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और सेनापति कैसे हैं, राम भक्त कवि हैं, क्योंकि केशवदास और सेनापति को भक्ति काल में रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। सेनापति अगर पूछे सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और वर्षा ऋतु के मतलब ऋतु वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध है, ऋतु वर्णन के लिए जो रीतिकाल में है, तो वो है सेनापति। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। रामचरितमानस की उपर्युक्त चौपाइयों में राजाओं के सकुचाने का क्या कारण है, तो इन पंक्तियों में जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें चौपाइयों में राजाओं के सकुचाने का क्या कारण बताया गया है, तो उसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही है, परशुराम का आगमन। आगे देखते,
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सही अनुक्रम है। तो काव्य पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 19 में प्रिय प्रवास साकेत कमायनी लोग, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें, क्योंकि प्रिय प्रवास 1914 की रचना है हरिओत जी की, और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1931 की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1936 की रचना है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और 1964 की रचना है। कफन खानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है और यथार्थवादी कहानी है। कफन जो है इनकी कहानी अगर पूछे तो, और इसमें क्या करते हैं? उपर्युक्त दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं। नीचे सूची फर्स्ट में हिंदी की कहानियों के विभिन्न आंदोलन और सूचियों के सूत्रधार कहानीकार के नाम दिए गए हैं। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें हमारा सचेतन कहानी सचेतन महीप सिंह, तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। और 2 का 3 समांतर कमलेश्वर की है, सक्रिय कहानी राकेश बस की, सहज कहानी अमृत राय की। इनके नाम अलग अलग पूछ लेते हैं, इसी तरह से देखिए ये 4 क्वेश्चन समझ लो एक जगह। लालटेन की छत के लेखक हैं। तो लालटेन की छत किसकी रचना है? तो लालटेन की छत है निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा का क्या है? उपन्यास है ये, निर्मल वर्मा का उपन्यास है लालटेन की छत। भागवंती उपन्यास के लेखक है। तो भागवंती उपन्यास किसका है? तो भागवंती उपन्यास है ये, ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? सुदर्शन, ऑप्शन ये है। और एक भाग्यवती है, भाग्यवती, तो भाग्यवती किसकी रचना है? श्रद्धा राम फुल्लेरी के उपन्यास है, श्रद्धा राम फुल्लेरी का। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये ये आंचलिक उपन्यास है और किसका है? रेणु जी का है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। और ये कब का है? 1954 का है। अगर पूछे इसका सन भी पूछ लेंगे। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो कौन सा है? मैला आंचल है। और इसमें पूर्णिया जिले के कहाँ का? मेरीगंज गांव का, मेरीगंज गांव का वर्णन है। आगे देखते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद के हिंदी में किस नाम से लिखा? तो चौगाने हस्ती उपन्यास जो है किस नाम से है ये? तो ये चौगाने हस्ती रंगभूमि, तो ऑप्शन 1 सही होगा। एक इनका है सेवा सदन, तो सेवा सदन, बाजारे हुस्न। एक है प्रेमाश्रम, ये है गोसाए आफियत। एक है वरदान, तो वरदान किस नाम से? जज्बाए इसार, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो इसमें ऑप्शन है डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चारूचंद लेख, पुनर्वदा, नामदास का पोथा, ये सब किसके निबंध हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो इसमें देवकीनंदन खत्री का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा भाग्यवती, तो भाग्यवती नहीं है, ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें, भाग्यवती नहीं है। भाग्यवती किसका है? ये भाग्यवती है श्रद्धा राम फुल्लेरी का, श्रद्धा राम फुल्लेरी का। किसका? श्रद्धा राम फुल्लेरी का। और पूछें कि तिलस्मी एरी उपन्यासों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो देवकीनंदन खत्री हैं जो, और इनका एक उपन्यास था कौन सा? हाँ, इनका एक उपन्यास था भूतनाथ, जिसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। प्रसाद का दोस्तों, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी, और किसका है? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का,
ठीक है। अंधेर नगरी भारतेंदु का, भारत दुर्दशा ये भारतेंदु का नाटक है। कली कौतिक रूपक ये है प्रताप नारायण मिश्र का। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो जो रेडियो नाटक लिख रहे हैं मतलब किस लेखक ने सबसे अधिक लिखे हैं? तो ऑप्शन हमारा ए होगा चिरंजीत। और जो जयशंकर प्रसाद हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो ये मीराकांत का है नेपथ्य राग। और नेपथ्य का मतलब क्या होता है? नेपथ्य जो है इसका मतलब होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे की जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? नेपथ्य। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। और मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये जानकी देवी बजाज की भी है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? ये बच्चन सिंह की आत्मकथा है। कालखंड की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम है। तो ये आत्मकथा बहुत बार पूछी जाती है। जो बच्चन सिंह की आत्मकथा है ये 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में। और इनका क्रम पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसमें होगा हमारा बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये है 1969 ईस्वी, 1970 ईस्वी और 1978 ईस्वी, 1978 ईस्वी और ये है 1985 ईस्वी, 1985 ईस्वी। इनका सन पूछ लेते हैं, इसलिए इनका सन भी अच्छे से देख लेना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन जो अपने बाद किसे सौंपा था? तो वह देवीदत्त शुक्ल को सौंपा था। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? डी। और ये कब तक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? ये रहे थे 1903 से 1920 तक। हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे। तो इस पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन हमारा डी है युगल किशोर। और ये कब निकलता था? मंगल के दिन निकलता था। कब निकलता था? मंगल के दिन। और कब? 30 मई। पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये 30 मई 1826 को। कहाँ से? कलकत्ता से। और कैसा था? ये साप्ताहिक था। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। तो सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन इसमें हमारा एक सही होगा कि राधाचरण गोस्वामी नहीं थे। कौन कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी थे, राधा कृष्ण दास थे, श्याम सुंदर दास थे और एक कार्तिक प्रसाद थे। कार्तिक प्रसाद और एक जगन्नाथ दास। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? तो इसमें से किस रचना के लेखक नामवर सिंह है? तो ऑप्शन हमारा भी सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे सूची दी गई है, एक तरफ सूची फर्स्ट है एक तरफ सूची सेकंड है। तो इसमें बताना है कि कौन सी किसकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 37 में होगा फिलहाल अशोक वाजपेयी की रचना है। फिलहाल अशोक वाजपेयी। तो पहले का 3। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। दूसरे का 4 पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। निरालय की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। इतिहास और आलोचना ये किसकी रचना है? नामवर सिंह की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? वो है संपत्ति शास्त्र। ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखा? तो युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखा था? चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा था। और ये कौन सी विधा है? ये रिपोर्ताज है एक। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय निबंध है। और किसका निबंध है ठेले पर हिमालय?
ये धर्मवीर भारती का निबंध है, ठेले पर हिमालय। इनके निबंध है एक जैसे पचंती है, शब्दिता है, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये भी पूछे गए हैं इनके। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और किसके बारे में है? तुलसीदास जी के बारे में है। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में। रुपया तुम्हें खा गया, तो रुपया तुम्हें खा गया, तो ये एकांकी किसकी है? ये क्या है? एकांकी। और किसकी है? ये भगवती चरण वर्मा का। भगवती को कौन खा गया? रुपया खा गया। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जाती यही अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, तो भारतीय हिंदू हरिचंद की पंक्तियाँ हैं। आगम बेग पुराणे ही पाणी माण बहती, पंक्ति किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आगम बेग पुराणे ही। बस सिर्फ इतना याद कर लेना। तो ये पंक्तियाँ हैं कडप्पा की। यार ये बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और एक सराफा की पंक्ति और पूछी जाती हैं, वो है पंडित साल सत पकड़ाई। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना। तो इसमें है हमारा अरुणीय मधुमेह देश हमारा, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ कार्नेलिया कह रही है, चंद्रगुप्त से ली गई पंक्तियाँ हैं ये। और तो पहले में हमारा 3 हो गया। नदी के द्वीप, ये अज्ञे का है। ये नदी के द्वीप जो इनकी रचना है उससे लिए गई पंक्तियाँ। दुखों के दागों को तमंगों सा पहना, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये है मुक्तिबोध की। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो वो ये है जो मोचीराम कथा, वो है रचना इनकी धूमिल की। आगे देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। प्रशस्ति पंक्ति के लेखक हैं, तो प्रशस्ति पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पंक्तियाँ हैं अयोध्या प्रसाद खत्री की, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। किस कवि की सच्चाई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया? तो किस कवि की सच्चाई है जिस पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया? तो वो है बिहारी सच्चाई। जो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला ना, तो जो एक बुक है वो आपके पास जरूर होगी क्योंकि तैयारी कर रहे हो, वो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है। उसमें पीछे दे रखा मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे किसे मिला। कमी रचनाएं हैं तो वो सारी देख लेना, क्योंकि उन रचनाओं को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये बुक पढ़ना जरूर 1-2 बार, क्योंकि ये बुक अच्छी है। इसमें एक मतलब आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है, मृदुला गर्ग को। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो जो दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यदर्श है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। दंडी की और भी रचना पूछी जाती हैं, जैसे एक तो इनकी है अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरितम जो पूछी जाती हैं। और गद्य त्रय में भी आते हैं ये दंडी, क्योंकि गद्य त्रय में एक तो सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट 3 लेखक आते हैं। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई, तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। और दंडी ने कितनी बताई है? दंडी ने भी 10 बताई है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। ये कथन किसका है? ये कॉलेज का है। किसका है? कल्पना कॉलेज। इस तरह से मिला लेना इसका, कल्पना कॉलेज। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो किस रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसमें ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का निबंध है। तितली इरावती ये नाटक है ध्रुव सामनी, और ये उपन्यास है इनका। चारूचंदे पुनर्मा अनामदास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद का। कानन कुसुम इनका एक काव्य है। रामचंद वर्मा प्रसिद्ध हैं, तो रामचंद वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
सामंतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो सामंतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कौन है? कमलेश्वर है। और कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना है। कवि धूमिल का पूरा नाम था, तो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। इनकी रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और पटकथा। तो इनकी सब रचनाएं बहुत अच्छी रचनाएं, एक मतलब एक जैसे समाज का मतलब से एक दर्पण पूरा सामने रख देते, ऐसी रचनाएं इनकी एकदम। निम्नलिखित लेखों में व्यंग्यकार कौन है? तो इनमें से व्यंग्यकार कौन से हैं? क्योंकि इसमें बेढंग बनारसी भी हैं और पांडे बेचन शर्मा भी हैं। मेरे लिए तो दोनों ही सही होने चाहिए। पांडे बेचन शर्मा की भी एक रचना है व्यंग्य चिंगारियाँ, जो उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी इनकी। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नकेनवादी कितने थे? 3 थे। नलेन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। तो कौन नहीं है? केदारनाथ सिंह नहीं है। और नकेनवाद को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रपदवाद। ठीक है। कितने कवि थे इसमें? 3 कवि थे ये। और कहाँ के थे? बिहार के थे तीनों। रामनरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन व परिश्रम से इनका संकलन किया। तो रामनरेश त्रिपाठी ने मतलब यात्राएं करी और उसमें जो मतलब रचनाएं थी उनका संकलन किया। क्या किस नाम से, मतलब क्या कहेंगे उन्हें? तो वो कहेंगे लोकगीत। और लोकगीत में भी इनकी जो वो रचना है वो है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। ठीक है। ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं जो श्रीधर पाठक और ये रामनरेश त्रिपाठी। और इनकी रचना जो है ये 8 भागों में है। कविता कौमुदी कितने भागों में? 8 भागों में। तो इसमें लोकगीतों का संग्रह है इनका। और इनका एक मानसी है फुटकर कविता को संग्रह, मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह। और 3 रचनाएं और हैं, स्वप्न, मानसी, स्वप्न, और मैं भूल रही हूँ 2 और हैं। आगे देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो संधि काल, ये चारण काल। अपभ्रंश काल किसने कहा? बच्चन सिंह ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं। तो कुबले माला कथा के रचनाकार कौन से हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, अधोतन सूरी। ये है रोडा कवि। रोडा कवि की रचना कौन सी है? राउल बेल। दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है बण रत्नाकर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। सदल मिश्र की रचना है नासिक के 2 उपाख्यान। राजा शिव प्रसाद सिंह की रचना है आलसियों का कोड़ा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? 3 थे उसमें। श्याम सुंदर दास थे, शिव कुमार सिंह थे और राम नारायण मिश्र थे। कौन नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे। और नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? सॉरी दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। और 1896 में किसकी हुई थी? नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना। ठीक है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू करा था इन्होंने 1896 से शुरू करा था। और ये त्रिमासिक पत्रिका थी जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी। और इसकी स्थापना जो होती ये 1893 में हुई थी नागरी प्रचारणी की। इसके तीनों के नाम बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। तो छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, पल्लव की भूमिका को। इसमें 40 पृष्ठों की भूमिका है ये। और किसकी रचना है? पंत की। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। और आ की 12 खड़ी किसने दी थी? आ की जो 12 खड़ी दी थी काका कलेलकर ने दी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे देखते हैं, अक्षरों के वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तो पंचम वर्ण 5 जो हमारे हैं, पंचम वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 जो पंचम वर्ग कितने होते हैं? 5, और 5 वर्ग में 5वां जो अक्षर होता तो वो कितने हैं? 5 है। ठीक है, और उनके स्थान पर मतलब अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए देवनागरी लिपि में सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो इसमें से कौन सी भाषा है जो प्राचीनतम है? तो जो है वैदिक संस्कृत प्राचीनतम है। इनका क्रम भी लगाने को आ जाता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम है। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ बोली है, एक तरफ इनका क्षेत्र है। तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बांगरू, रोहतक। हाँ, तो ऑप्शन हमारा एक सही होगा इसमें। तो बांगरू है, रोहतक। भोजपुरी हमारी बोली जाती है छपरा में, छपरा भोजपुरी। कुमायूनी, अल्मोड़ा। खड़ी बोली मेरठ और मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इधर कैसी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। अलीगढ़ जो बोली जाती है ब्रज भाषा बोली जाती है, अलीगढ़। गलत लिखा गया, इस तरह से लिखा जाएगा ब्रज भाषा। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो काव्य शास्त्र में नवरस से क्या अभिप्राय है? तो वो है 9 रस। और कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। सबके आप केवल भरत मुनि हैं जिन्होंने 8 रस माने हैं, और बाकी सबने कितने माने हैं? 9 रस माने हैं। डंडी ने भी 9 रस माने हैं। डंडी ने किसने माने? सॉरी दोस्तों, 8 ही रस माने हैं डंडी ने भी। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहां, जगत और जहान 2 बार है, तो पुनरुक्ति है। इसमें जो गुण है मतलब दोष है, कौन सा दोष है? पुनरुक्ति। अगर दोष कॉमन पूछे जाए कितने होते हैं, तो दोष 3 ही होते हैं, शब्दगत, अर्थगत और रसगत। ठीक है, इस तरह से 3 ही दोष होते हैं, लेकिन अलग अलग बहुत सारे दोष बताए हैं। जैसे ग्राम्य तत्व दोष तो होते हैं, जैसे ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना साहित्य में। असली तत्व मतलब कुछ ऐसे जो कि साहित्य के लिए सही नहीं है, वो शब्दों का प्रयोग करना। और जैसे श्रुति कटु तो मतलब सुनने में कठिन हो, ऐसे वर्णों का प्रयोग करना। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिस सेट आज अब कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अपना जो अपना आगे के क्वेश्चन है, अपना कुछ जैसे आदिकाल भक्तिकाल की मैं करा रही थी वो क्वेश्चन कराऊंगी, बीच बीच में 1-2 प्रैक्टिस सेट भी कराती रहूँगी। डेली अपना क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।